Yes, ma'am. नो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेंजेंट एंड नॉर्मल स्टार्ट किया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और वैल्यूज और एक पर्टिकुलर मेथड पढ़ा था फॉर फाइंडिंग द टेंजेंट एट ओरिजिन। एक कि अगर हमें टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड आउट करनी है तो हम उस मेथड से डायरेक्टली टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम लोग ने पढ़ा था एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, कि दो कर्व्स के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वही होता है जो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट के बीच में होता है। नाउ नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल फैमिलीज ऑफ कर्व। ऑर्थोगोनल स्क्रीन शो हो रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑर्थोगोनल फैमिलीज ऑफ कर्व। सो अगर ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व का मतलब होता है कि जो भी उस फैमिली को बिलोंग करते हैं उनका नेचर जो है वो सेम है। तो फैमिली ऑफ, जैसे अगर आप लिखते हैं कि आपने लिखा कि फैमिली ऑफ कर्व एक्स वाई ए इक्वल्स टू 0, तो दिस इज वन पैरामीटर, ए जो है वो पैरामीटर है। सो दिस मीन्स व्हेन यू हैव टू राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो हमें पता है, तो ये है इक्वेशन ऑफ सर्किल हु सेंटर एट ओरिजिन 0, ऑफ रेडियस ए। तो अगर ए डिफरेंट डिफरेंट होते चले जाएं 1 2 3 4, लेकिन उन सब का नेचर क्या है? ऑल आर दी सर्किल हु सेंटर एट ओरिजिन। सो दिस मीन्स जो कर्व इस फैमिली को बिलोंग करेंगे वो एक ही तरह के हैं। उनकी प्रॉपर्टी ये है कि उनका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। सो दिस मीन्स फैमिली ऑफ कर्व को जो भी कर्व बिलोंग करते हैं उनका नेचर जो है वो सेम होता है। सो यहाँ पे हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं ऑर्थोगोनल फैमिलीज ऑफ कर्व। दिस मीन्स कि अगर दो फैमिली हैं वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगी, फैमिली ऑर्थोगोनल होंगी। दिस मीन्स कि एक फैमिली ऑफ कर्व दूसरे फैमिली ऑफ कर्व को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक। तो अगर हमने माना यहाँ पे कि u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x एंड y, u और v जो हैं वो दो फंक्शंस हैं x एंड y के। अगर u और v दो फंक्शंस हैं x एंड y के, सच दैट कि u प्लस iv इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x प्लस i y, ठीक, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, देन द कर्व u इक्वल्स टू कांस्टेंट and v equals to constant form two families of curve such that each member of one family intersects each member of the other family orthogonally. This means कि अगर एक family of curve ये है, दूसरी family of curve सब same type, तो हर एक फैमिली का हर एक मेंबर, दिस मीन्स अगर ये कर्व एक फैमिली का है तो दूसरी फैमिली को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा। एक फैमिली, दिस मीन्स अगर एक फैमिली ये है और एक फैमिली ये है तो हर एक फैमिली एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर कर्व हमारा इस फॉर्म का है, दिस मीन्स u और v कोई दो फंक्शंस हैं x एंड y के, such that u plus iv equals to some function of x plus iv, then u equals to constant and v equals to constant are two families of curve इस तरह से कि each member of one family intersect each member of the other family orthogonally, then these two families are said to be the orthogonal family of curves। अगर हम चाहें तो हम ये चेक कर सकते हैं कि these are the two orthogonal family of curves।
तो हमें यहाँ पे गिवन है कि u प्लस iv इज सम फंक्शन ऑफ x प्लस iy। तो अब अगर हम यहाँ से इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो दिस मीन्स del u by del x प्लस i del v by del x एंड f डैश x प्लस आई वाई, फिर इनसाइड द ब्रैकेट के x प्लस आई वाई को x के रिस्पेक्ट में तो 1, y के रिस्पेक्ट में किया तो del u बाई del y प्लस i del v बाई del y इक्वल्स टू f डैश x प्लस आई वाई, फिर इनसाइड ब्रैकेट को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो i। ठीक, अब हम इन दोनों में से रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है ऑन बोथ साइड, दोनों। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस कैन रिलेंस एफ डैश की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आई एफ डैश एक्स प्लस आई वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, del u बाई del x प्लस आई del v बाई del x। सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस मीन्स दिस इज इक्वल्स टू आई del u बाई del x माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा तो आई स्क्वायर इज -1 माइनस ये तो पढ़ा हुआ है सबका कि आई इक्वल्स टू रूट -1 सो आई स्क्वायर इज -1। पढ़ा है सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्क्वायर इज माइनस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक 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 ठीक। So this means I square equals to -1. So this means I del u by del x minus del v by del x. Now equating the real and imaginary part on both sides. अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों साइड के इक्वेट कर रहे हैं। So now equating the real and imaginary part on both sides. तो क्या हो जाएगा, del u by del y equals to minus del v by del x and del v by del y equals to del u by del x। रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है, तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर रहे हैं। सो दिस मीन्स कि अभी तक सब ऐड ही हो रहे हैं। अब हमें पता है कि दो कर्व जो हैं एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है कर्व u इक्वल्स टू कांस्टेंट, u इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर u इक्वल्स टू कांस्टेंट है, u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, where u is the function of x and y and y is the function of x and we know that, so this means this is, यहाँ से dy by dx क्या हो जाएगा, let this be first कर्व। so implicit function के फॉर्म में हो तो माइनस del u by del x divided by del u by del y and v equals to constant अगर कंसीडर करते हैं, v is the function of x and y which is constant, so this implies that dy by dx of second curve is equals to minus del v by del x divided by del v by del y, जो इम्प्लिसिट फंक्शन में। अब हमें पता है कि दो कर्व्स जो हैं वो एक दूसरे को, दिस मीन दिस टू कर्व्स इंटरसेक्ट्स ऑर्थोगोनली। हम लोग ने कंडीशन निकाली थी व्हेन m1 एंड m1 into m2 क्या होना चाहिए, विच इज इक्वल्स टू -1। अगर ये आ जाए तो दिस मीन्स कि ये दोनों फैमिली ऑफ कर्व जो हैं एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे यही शो करने जा रहे हैं कि ये दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन विच इज इक्वल्स टू -1। सो dy by dx of first curve into dy by dx of second curve।
तो फर्स्ट कर्व माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, del u by del x divided by del u by del y and del v by del y divided by del v by del v by del x। अब जो हम लोग ने यहाँ पे एक रिलेशन निकाला है कि ये यहाँ से हमने ये रिलेशन निकाला है कि del u by del y equals to minus del v by del x। So del u by del y is minus del v by del x. So del u by del x, this is replaced by minus del v by del x into del v by del x. And del u by del y is del v by del y is del u by del x. So this means this is equals to del u by del x. So cancel हो गया. This is equals to minus 1. So this means these two family of curves u equals to constant and v equals to constant intersects orthogonally. So this implies that they are the orthogonal family of curves. So this means if u and v are a function of xy such that u plus iy can be written as in this form, then u equals to constant and v equals to constant are the orthogonal family of curves. For example, एक एग्जांपल देखिए, जैसे इसमें दिया हुआ है कि f of x plus iy equals to x plus iy cube। ठीक, तो x plus iy equals to x plus iy cube। इसको ओपन करें और रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें, तो ये क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और माइनस 3xy स्क्वायर एंड प्लस 3i x स्क्वायर y। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, एक्स वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, अब now this can be written as in the form of u plus i v। रियल और इमेजिनरी ये आई आएगा यहाँ पे, आई वाई क्यूब करेंगे तो आई स्क्वायर इज -1 आई वाई क्यूब। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर हम सेपरेट करें तो दिस इज एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस आई टाइम्स 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ठीक, तो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, अगर u plus iy can be written as in this form, then u equals to constant and v equals to constant are the orthogonal families of curve. So u, यहाँ पे u क्या है, this means कि x cube minus 3xy square, this is u, is equals to constant and v equals to 3x square y minus y cube equals to constant. This means these are two orthogonal families of curve। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि हम यहाँ से डिवाइड बाय x निकाले, यहाँ से डिवाइड बाय x निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू जो है वो -1 ही आएगी। समझ में आया सबको? यस मैम। मैम लेकिन जो u और v फंक्शन है वो तो x और y पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वो कांस्टेंट कैसे हुए?
क्या मतलब? तो एक्स और वाई नहीं, पे तो डिपेंडेंट ही हैं। तो फिर वो कांस्टेंट कैसे हुए मैम? इसमें एक्स और वाई कांस्टेंट्स हैं क्या? एक्स और वाई कांस्टेंट कहाँ है बेटा? ये तो फैमिली ऑफ कर्व्स ही हैं। तो फिर मैम आपने लिखा है कि u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो कैसे आया? u इक्वल्स टू कांस्टेंट इज द फैमिली ऑफ कर्व। जो भी हम फैमिली ऑफ कर्व कह रहे हैं, फैमिली ऑफ कर्व है, दिस मीन्स एक्स क्यूब माइनस 3xy²। अब यहाँ पे कांस्टेंट को डिफरेंट वैल्यूज आप देते चले जाएंगे तो इसी फैमिली के तो कर्व मिलते चले जाएंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि सिंपलेस्ट एग्जांपल दिया कि x² प्लस y² इक्वल्स टू a² लिखा। यस मैम, सर्किल की इक्वेशन। तो ये एक पर्टिकुलर सर्किल की इक्वेशन है हुज सेंटर एट ओरिजिन। अब डिफरेंट डिफरेंट ए के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्किल मिलेंगे। यस मैम, मिलेंगे। लेकिन सारे सर्कल्स की प्रॉपर्टी यही होगी कि उनका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे ही होगा। है प्रॉपर्टी उसकी कि नहीं है? यस मैम, ओरिजिन पे तो लाई करेगा। सबका चाहे जो भी चाहे जिस भी रेडियस का आप ले लीजिए। सो दिस मीन्स ये जितने भी इस फैमिली को बिलोंग करेंगे उनकी प्रॉपर्टी ये सेम है कि उनका सेंटर जो है वो एट ओरिजिन है। सो u इक्वल्स टू कांस्टेंट, v इक्वल्स टू कांस्टेंट का मतलब है कि u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखा है विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो u x y यहाँ पे क्या है? दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3xy² है विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, अगर चली जाएगी तो ये कर्व की, लेकिन इसका नेचर जो है वो सेम होगा। अच्छा, मतलब ये जो u और v है वो पूरे फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं है। और क्या कहा जा रहा है? फैमिली ऑफ कर्व ही तो कहा हमने। यस मैम, समझ आ गया। नो नेक्स्ट है लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल। अभी तक सब ज्वाइन ही करें, समझ ही में नहीं आ रहा अभी तक। लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, subtangent and subnormal. Length of tangent, normal, subtangent and subnormal. So y equals to fx अगर हमारे पास कोई भी कर्व है, ठीक, कि अगर p कोई पॉइंट इस पर लाई करता है, p कोई पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है, and we have to draw the tangent at this point. Let this point be p and tangent is t, which making an angle psi with x-axis. And let this be normal. This is normal, perpendicular to the tangent. So PT is the tangent and PN is the normal at any point P on the curve. At P on the curve. Now we draw the perpendicular from P on TN. Let this be Q. Then this angle is psi known. XY है तो हमें PQ भी known है. Then PT is said to be length of tangent. This is length of tangent. PN is said to be PN.
is length of normal, and this QT is set of subtangent, and this QN Subnormal. this is said to be subnormal. So this PT is said to be the length of tangent. This PN is said to be the length of normal. QT is length of subtangent, and QN is said to be the length of subnormal. तो अगर हमें कर्व की इक्वेशन पता है तो हम इन सब की लेंथ, दिस मींस PT, PN, QT, QN के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? अब अगर इस ट्रायंगल में हमें ये एंगल नोन है, हमें पता है कि अगर हमें कर्व की इक्वेशन पता है तो हम साई फाइंड आउट कर सकते हैं dy by dx फाइंड आउट करके. ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पता है, सो दिस मींस हमें ये PQ डिस्टेंस यहाँ पे पता है कि PQ इक्वल्स टू y. ठीक. सो इन अगर हम फर्स्ट फाइंड आउट करने जा रहे हैं PT, लेंथ ऑफ टेंजेंट. लेंथ ऑफ टेंजेंट दिस मींस इन ट्रायंगल क्या ले लें, PTQ, इन ट्रायंगल PTQ. तो अब हमारे पास ये नोन है और हमें ये फाइंड आउट करना है. दिस मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या हुआ? Sine. Sine. साइन. हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, डिनोमिनेटर में किया, तो दिस इज इक्वल्स टू PQ cosec psi. हो जाएगा. PQ की वैल्यू y है, cosec psi मीन्स 1 प्लस cot स्क्वायर psi. Psi. Cot square psi means y root 1 plus 1 upon 10 square psi. अब y कर्व की इक्वेशन पता है तो हमें 10 psi पता है, dy by dx. So this can be written as y root 10 square psi plus 1 इधर आ गया. So this means 1 plus dy by dx whole square plus 1 divided by dy by dx. So this is the value of length of tangent. Similarly, length of normal. या चलिए सब टेंजेंट निकालने का QT, इसी ट्रायंगल से काम चल जाएगा ना, तो फिर दूसरा लेना पड़ेगा. हम QT फाइंड आउट कर रहे हैं. दिस मीन्स की लेंथ ऑफ सब टेंजेंट. तो सब टेंजेंट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हमें बेस कहाँ चला गया. अगर हम यहाँ पर QT कंसीडर कर रहे हैं, सो QT का मतलब क्या हुआ, हमारे पास हमें बेस फाइंड आउट करना है ना. तो अगर हमें बेस फाइंड आउट, किस ट्रायंगल की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या पता है, ठीक है. ये तो सिंपल हो गया कि अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दें तो हमें बेस फाइंड आउट करना है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या हुआ, 10 साई. परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 साई हुआ. परपेंडिकुलर हमें पता है, दिस मीन दिस इज इक्वल्स टू y cot psi. y cot psi का मतलब क्या हुआ, y by 10 psi. 10 psi का मतलब क्या हुआ, y अपॉन dy by dx. तो अगर कर्व की इक्वेशन पता है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट this, length of normal is this, sorry, length of subtangent. अब लेंथ ऑफ नॉर्मल और सब नॉर्मल फाइंड आउट करनी है. तो अब देखिए ये एंगल जो है वो साई है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस साई.
साई। अब ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? साई होगा। Yes, ma'am. 90 minus 90 minus psi. So this means this angle is also psi. तो अब अगर हम इस ट्रायंगल में कंसीडर करें, इन ट्रायंगल QPN या फिर NPQ, इन ट्रायंगल NP एंड Q, ये चीज समझ में आ रही है सबको? Yes, ma'am. तो NPQ ट्रायंगल अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ नॉर्मल। हमें पहले लेंथ ऑफ नॉर्मल PN फाइंड आउट करनी है। तो PN मतलब हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, और ये बेस हमें यहाँ पे पता है ना? तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस। कॉस साई। तो हाइपोटेन्यूज बेस हमें पता करना है, तो ये क्या हो गया? PN इक्वल्स टू PQ सेक साई। PQ सेक साई, PQ जो है वो Y है, सेक साई का मतलब क्या हुआ? Under root 1 plus 10 square psi. 10 square psi. 10 square psi means y into 1 plus dy by dx whole square. So this is the length of normal. इसी तरह से लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इसी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस मींस PQ 10 psi. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? QN equals to PQ 10 psi. PQ is y, 10 psi is dy by dx. So this means this is the length of tangent, this is length of subtangent, this is length of normal, and this is the length of subnormal. कर्व की इक्वेशन अगर हमें पता है तो हम ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको ये चीज? Yes, ma'am. Now next है Peedel equation of a curve. Peedel equation of a curve from Cartesian equation. From Cartesian equation. So Peedel equation, जैसे अगर हम कहते हैं किसी कर्व की इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, so this means कि रिलेशन बिटवीन x and y. कर्व की इक्वेशन अगर पोलर फॉर्म में है, so this means the relation between r and theta. अगर रिलेशन बिटवीन x and y है, so this means जहाँ पे x और y क्या है? डिस्टेंस अलोंग x एंड y एक्सिस. अगर पोलर कोऑर्डिनेट में कहते हैं तो रिलेशन बिटवीन r एंड थीटा मतलब क्या है कि किसी पॉइंट P से रेडियस वेक्टर r है एंड थीटा रेडियस वेक्टर जो है वो x एक्सिस से जो एंगल बनाता है. उसी तरह से पीडल इक्वेशन है रिलेशन बिटवीन P एंड R. Relation between P and R. Relation between P and R का जहां पे R जो है P कोई पॉइंट है कर्व, सॉरी ये कोई कर्व है, ये अगर कोई कर्व है, P कोई पॉइंट है, PT इस पे टेंजेंट है, R थीटा अगर हम कहते हैं, सो अगर R थीटा पोलर कोऑर्डिनेट है तो R जो है वो यहाँ पे
रेडियस वेक्टर है and P is the length of perpendicular from origin on the tangent. P Q कहते हैं, ठीक। So ये जो यहाँ पे O center, so P is the length of perpendicular from origin on the tangent. So relation between P and R, जहाँ पे R जो है वो रेडियस वेक्टर है और P जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन है, then this relation between P and R is said to be the pedal equation of a curve. So pedal equation find out करने के लिए, किसी कर्व की pedal equation find out करने के लिए हम तीन रिलेशन का यूज करते हैं कि किसी कर्व की अगर हमें pedal equation find out करनी है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो एक कर्व की इक्वेशन चाहे इम्प्लिसिट फॉर्म में कहें या फिर एक्सप्लिसिट फॉर्म में हमें कर्व की इक्वेशन गिवन होगी। कार्टेशियन से पोलर में रिलेशन हमें नोन है कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट पी फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन on the tangent. So this implies that we find the equation of tangent at any point P. So equation of tangent क्या हो जाएगी, किसी पॉइंट एक्स वाई पे y माइनस वाई dy by dx x minus x. So this implies that this is equals to my x dy by dx. This means dy by dx into x, dy by dx into x minus y plus minus y and plus y and minus x dy by dx equals to 0. So this is the equation of tangent at origin. So length of perpendicular आप लोग ने पढ़ी है, length of perpendicular from any point xy to this line. तो tangent जो है वो straight line ही तो है। अब हम length of perpendicular form कर रहे हैं, किसी point x1 y1 से होता है तो क्या होता है x x1 plus y y1 plus c divided by root coefficient of x under root of x square plus y square। तो अब यहाँ पे x1 y1 point क्या है, 0 0 है, तो ये फर्स्ट टू टर्म तो 0 हो जाएंगे, केवल c जो है वो बचेगा। c मीन्स ax plus by plus c का फॉर्म है ये, सो दिस मीन्स केवल ये कांस्टेंट वाला फॉर्म बचेगा। दिस मीन्स y minus x dy by dx divided by root 1 है, सॉरी 1 plus dy by dx whole square, let this be 3। तो इन तीन इक्वेशंस की हेल्प से हम x एंड y को एलिमिनेट करके r और p में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, एंड दिस रिलेशन इज सेड टू बी द pedal इक्वेशन ऑफ अ कर्व इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि अगर कर्व की इक्वेशन हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में गिवन हो तो हम इन 1 2 एंड 3 की हेल्प से x और y को एलिमिनेट करेंगे और रिलेशन केवल r और p में फाइंड आउट करेंगे, देन दिस इक्वेशन इज सेड टू बी अ pedal इक्वेशन ऑफ अ कर्व। तब हाँ बोलिए मैम, वो p वाली इक्वेशन एक बार फिर से लिख दीजिए, वो क्लियर दिख नहीं रही है। अच्छा, लेंथ थर्ड ऑफ इक्वेशन, यस मैम, थर्ड इक्वेशन ax plus by plus c equals to 0 कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट x1 y1 ऑन दिस कर्व, दिस मींस दिस स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ax1 plus by1 plus c upon divided x1 the root a plus b स्क्वायर, यही होती है। सो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इस लाइन की जगह पे क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। This means dy by dx into x minus y plus y minus dy by dx into x equals to 0। तो ये आपका क्या है, ax है
ये बी वाई है, ये पूरा सी है। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर x1 y1 की जगह यहाँ पे क्या है 0 0। तो ax1 दिस मीन्स पहले की 0, by1 0, केवल ये c आएगा। दिस मीन्स y माइनस dy by dx into x divided by root coefficient of x square plus y square a square plus, तो coefficient of x क्या है dy by dx, so dy by dx whole square, यहाँ पे coefficient of y is 1, so this is the length of perpendicular from origin on the tangent। अब क्लियर है? तो इन 1 2 3 इक्वेशन से जो कर्व की इक्वेशन गिवन है, जो पोलर और कार्टेशियन रिलेशन गिवन है वो, और जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन हमने फाइंड आउट करी है, उन तीनों से, इन तीनों की हेल्प से हम x और y को एलिमिनेट करके p एंड r में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। एंड दिस रिलेशन इज सेड टू बी अ पीडल इक्वेशन ऑफ अ कर्व। जो हमें कर्व की इक्वेशन ये दी हुई है, ये उसकी पीडल इक्वेशन होगी। अब समझ में आया सबको? यस मैम। Now next है derivative of arc of a curve। Derivative of arc of a curve। So derivative of arc of a curve, तो arc of a curve, कोई भी कर्व हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू fx का कोई कर्व गिवन है। सो आर्क ऑफ अ कर्व का मतलब हुआ कि डिस्टेंस अलोंग द कर्व। क्या अगर इस कर्व पे हमने कोई एक फिक्स पॉइंट a लिया, सो व्हेन वी मूविंग अलोंग द कर्व, अगर हम कर्व के अलोंग मूव कर रहे हैं, एंड लेट दिस AP, सो आर्क AP इज S। सो से आर्क AP इक्वल्स टू S का मतलब है कि डिस्टेंस अलोंग द कर्व, जो डिस्टेंस हम कर्व के अलोंग कंसीडर करते हैं, विच सेड टू बी अ आर्क ऑफ अ कर्व। सो P कोई पॉइंट लिया हमने, एंड Q भी इज एनी नेबरिंग पॉइंट, Q इसके पास का कोई अगर हमने पॉइंट कंसीडर किया। Let PT be a tangent, this makes an angle psi। So this arc is AP and Q is any neighboring point, यहाँ पे भी tangent ड्रॉ किया, and this is called PQ। ठीक, अगर हमने कहा इस P के पॉइंट x और y हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y। सो बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस इतना समझिए कि डेरिवेटिव ऑफ आर का मतलब क्या हुआ। डेरिवेटिव आर को हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर का मतलब हुआ डिस्टेंस अलोंग द कर्व, जो डिस्टेंस हम कर्व के अलोंग मेजर करते हैं, व्हिच इज सेड टू बी अ आर्क ऑफ अ कर्व। सो डेरिवेटिव ऑफ आर्क ऑफ अ कर्व, दिस मींस कि ds by dx या ds अपॉन dy, या कर्व की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो ds अपॉन dt एंड सो ऑन। सो बस एक चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पे, कि अगर हम लिमिटिंग केस कंसीडर करें, इसमें लिमिटिंग केस कंसीडर करें कि p और q कोई नेबरिंग पॉइंट्स हैं इसके, तो जब q पॉइंट जो है p को अप्रोच करेगा, सो दिस मीन्स डेल्टा x और डेल्टा y क्या हो जाएंगे, when q approaches 0, then delta x approaches to 0 and delta y also approaches to 0। So उस केस में chord PQ और arc PQ, अगर हमने कहा arc PQ is S and arc AQ is S plus delta S, तो इतनी arc क्या हो गई डेल्टा S। दिस मीन्स कि arc PQ क्या हो गई, केवल डेल्टा S। सो जैसे ही Q P को अप्रोच करेगा, दिस मीन्स Q P को अप्रोच करेगा, डेल्टा x डेल्टा y एंड डेल्टा s ऑल आर अप्रोचेस टू 0, एंड एट
that point called PQ is equals to the arc PQ, है ना। जब डेल्टा x 0, डेल्टा y 0 या फिर Q tends to P and when Q tends to P, तो ये सारी चीजें सेम है, called PQ, arc PQ and so on। तो इसी से सिंपल फॉर्मूला निकल के आए हैं सिर्फ कि अगर हम लिमिटिंग केस कंसीडर कर रहे हैं, सो दिस मीन्स कि डेरिवेटिव ऑफ आर्क मीन्स ds by dx which is equals to the root 1 plus dy by dx. So this is the derivative of arc with respect to x. So ds by dx equals to under root 1 plus dy by dx whole square. अब ds by dx पता है तो ds by dy, अगर हम ds by dy लिखें तो dy by dx किसके बराबर होता है, dy by ds into ds by dx। तो कर्व की इक्वेशन पता है तो हमें dy by dx पता है, dx ds by dx, तो dx by dx कितना हो गया, so ds upon dy is dy by dx, this means dx upon dy into ds by dx, यही होगा ds by dy, and this implies that this is equals to dx upon dy, ds upon dx is 1 plus dy by dx whole square। मल्टीप्लाई कर दीजिए इनसाइड दी रूट ले जाएंगे तो dx अपॉन dy होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हुआ, सो ds by dy is equals to root 1 plus dx अपॉन dy होल स्क्वायर। ठीक, कर्व की इक्वेशन अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन हो, दिस मीन्स x is the function of y, sorry t, and y is the function of t, then we know that कि dy by dx से बराबर होता है dy by dt divided by dx by dt, सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो डेरिवेटिव ऑफ आर्क विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर t, तो सिर्फ ये जो dy by dx हमने निकाला है, dy by dx में पैरामीट्रिक फॉर्म सब्स्टिट्यूट कर दें, then we get ds by dt which is equals to root dx by dt whole square plus dy by dt whole square. So this is ds by dy, ds by dt, and this is dx, कहाँ गया ये। So these are the derivative of arc. Another form of derivative of arc, since we know that dy by dx equals to tan psi एंगल के टर्म्स में, तो dy by dx जो है हमें पता है कि tan psi होता है, और अभी हमने निकाला कि ds by dx equals to root 1 plus dy by dx whole square. So dy by dx is replaced by tan psi, so this means tan square psi. So 1 plus tan square psi means sec psi होगा, तो ds by dx equals to sec psi, so this implies that कि cos psi equals to dx by ds, this is another form। अभी आगे कर्व की इक्वेशन जिस भी फॉर्म में दी होगी उसी फॉर्म का हम यूज करते हैं, इसलिए हर फॉर्म में जो है वो फॉर्मूले को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो cos psi equals to dx by ds, cos psi पता है तो हम sin psi भी फाइंड आउट कर सकते हैं। sin psi कैन बी रिटन एज cos psi into
टेन साई लिख सकते हैं। टेन साई मीन साइन साई अपॉन कॉस साई, कॉस साई कैंसिल। सो कॉस साई अभी हमने निकाला, कॉस साई इज dx by ds, tan psi is dy by dx. So this means this is equals to dy by ds. So sin psi equals to, ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए बिल्कुल। So sin psi equals to dy by ds. Another relation कि cos square psi plus sin square psi equals to 1. So this means कि dx by ds whole square plus dy by ds whole square equals to 1. This is the another relation between derivatives of arc, dx upon ds whole square plus dy by ds whole square equals to 1. अब यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो अब आज जो पढ़ाया है उसमें, तो वो पूछिए। समझ में आ आया? गया है। अब देखिए सारे आर्टिकल उन्होंने एक साथ दे दिए हैं, फिर सब एग्जाम मैम बोलिए। मैम ये जो रिलेशंस मैम लास्ट में आपने सारे बताए मैम, अगर ओवरव्यू एक बार फिर से हम क्योंकि लिखा तो वही थोड़ा सा मैम फिर से बता दीजिए, एक बार कंफ्यूजन हो गई थोड़ा ज्यादा क्या रिलेशन चीज से। क्या चीज क्या चीज? मैम ये जो रिलेशंस लास्ट में आपने बताया मैम, इसको डेरिवेटिव मैम ऑफ थोड़ा सा ओवरव्यू यस मैम दे दीजिए एक बार दोबारा से थोड़ा सा। डेरिवेटिव ऑफ आर्क मींस आर्क लेंथ के डेरिवेटिव। आर्क लेंथ होता है कि डिस्टेंस अलोंग द कर्व। जब हम कर्व के अलोंग मूव करें तो जो डिस्टेंस होता है वो आर्क लेंथ कहलाता है, आर्क कहलाती है। सो दिस मीन इस आर्क का डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, दिस मीन ds by dx, ds by dt, ds by dy। सो यहाँ पे हम आर्क जब फाइंड आउट करते हैं तो कर्व में कोई एक फिक्स्ड पॉइंट कंसीडर करते हैं और वहीं से सारे डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो हमने ए पॉइंट जो है वो कोई इस कर्व पे, ए पॉइंट जो है इस कर्व पे कोई फिक्स पॉइंट है, तो वहीं से सारे डेरिवेटिव्स हम फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत डिटेल में प्रूफ में नहीं गए हैं हम इसमें, कि सिर्फ हमें इतना पता है कि अगर P कोई बता रहे हैं कि अगर P और Q कोई दो नेबरिंग पॉइंट्स हैं, तो अगर Q पॉइंट जो है वो P को अप्रोच करेगा तो ये कॉर्ड PQ है और ये आर्क PQ है। तो जब Q पॉइंट P को अप्रोच करेगा तो कॉर्ड PQ इज इक्वल्स टू आर्क PQ होगा। ये जो नेबरिंग पॉइंट है तो डेल्टा x डेल्टा y जीरो को अप्रोच करेंगे, डेल्टा s जो है वो भी जीरो को अप्रोच करेगा। तब हमें ये एक फॉर्मूला निकल के आता है कि ds by dx इक्वल्स टू √1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर। अब अगर एक केवल यही याद है तो हम इससे सारे फॉर्मूले कैलकुलेट कर सकते हैं। ds by dx निकाला तो हम ds by dy भी निकाल सकते हैं। कैसे? कि dy by dx can be written as by chain rule कि y is the function of s and s is also the function of x, तो dy by ds into ds by dx, and from this relation we write ds by dx equals to dx upon dy into ds by dx. So dx upon dy रूट ds by dx ये हमने फाइंड आउट किया था, तो ds by dx इसी को सॉल्व किया, dx by dy को इनसाइड रूट ले गए, देन वी गेट ds by dy। तो ds by dy जब हमने फाइंड आउट किया, ds by dy जब हमने फाइंड आउट किया तो विच इज इक्वल टू 1 प्लस dx अपॉन dy होल स्क्वायर। अब अगर कर्व की इक्वेशन हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में दी हुई है, पैरामीटर अगर t है तो dy by dx हमें पता है पैरामीट्रिक फॉर्म में होता है dy by dt डिवाइडेड बाई dx by dt। तो सिर्फ इसी फॉर्मूले में ds अपॉन dt वाले फॉर्मूले में हमें वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है ds by dt dy by dx में, देन वी गेट दिस अंडर रूट dx अपॉन dt होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt होल स्क्वायर।
सो दिस इज अगर कर्व की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में है। अब अनदर रिलेशन अगर हम फाइंड आउट करें तो ये रिलेशन हमें नोन है कि tan psi इक्वल्स टू dy बाई dx। तो अगर tan psi dy बाई dx हमें पता है और हमने अभी ये भी पता है कि ds अपॉन dx इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर। तो इस dy बाई dx की जगह पे हम tan psi सब्स्टिट्यूट कर दें। तो दिस इज रूट 1 प्लस tan स्क्वायर psi। रूट 1 प्लस tan स्क्वायर psi मीन्स sec psi। So ds by dx equals to sec psi. So this implies that cos psi equals to dx by ds. Cos psi पता चल गया तो sin psi हमने इसी रिलेशन से फाइंड आउट कर लिया which is dy by ds. अब हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला पता है कि cos स्क्वायर psi प्लस sin स्क्वायर psi इक्वल्स टू 1। तो दोनों की वैल्यू रख दी तो ये भी एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो प्रॉब्लम के हिसाब से जब जो पूछा जाता है उसी फॉर्म का हम फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए कि cos psi equals to dx by dx, sin psi equals to dy by ds, and this relation is also exist। तो अगर आपको मेन ये पता है कि ds by dx equals to root 1 plus dy by dx whole square, तो सब कुछ आसानी से निकल आएगा। जिसने पूछा था उसको समझ में आया कुछ? यस मैम, क्लियर। थैंक यू मैम। चलिए, तो क्वेश्चन सब कल होंगे क्योंकि यहाँ पे पहले सब आर्टिकल दे दिए फिर क्वेश्चंस दिए हैं। तो कल फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। और आप लोग इससे पहले थोड़ा फ्री हैं, 1:30 बजे तक फ्री है कि 1 से 2 कोई क्लास होती है आपकी? नो मैम, कोई क्लास नहीं होती, आप ले सकती हैं। तो हम 1.5 घंटे पढ़ा सकते हैं? ओके मैम, 2 घंटे पढ़ाइए आप 1 बजे से। अगर सब मैम, लोग हाँ बोलिए। मैम एक्चुअली क्या मैम होता हमारी है कि कोचिंग वो की क्लासेस चलती हैं। इसकी हमारी कोचिंग की क्लासेस चलती हैं। अच्छा, और बोलिए। मैम 3 के बाद पढ़ा सकती हैं, इसके पास 3 बजे के बाद। चलिए ठीक है, अभी 2 से 3 तो चलेगी, आगे पीछे फिर देखते हैं, ठीक। कल फिलहाल इसी टाइम पे फिर मिलेंगे हम लोग। ओके मैम। थैंक यू मैम।